हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो बुक है टारगेट गेस पेपर, ठीक है, एग्जामिनेशन गाइड। इससे हम लोग आज से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले ऑब्जेक्टिव का सीरीज, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा आप लोगों का ये साइंस सब्जेक्ट से। तो बहुत सारे लोगों के पास ये बुक होगा भी, तो हम लोग इसमें जो है बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे, उसको याद करने की प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट होगा। देखिए, कक्षा ये क्लास आप लोगों का 10th का ये जो है सीरीज है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें जो है पहले स्टार्टिंग से क्या किया गया है इस बुक में। जैसे आप लोगों का प्रीवियस ईयर जस्ट पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है, ये मैट्रिक का बिहार बोर्ड का, तो उसका जो है ये दोनों सिटिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो पहले हम उन दोनों क्वेश्चनों को देख लेंगे ध्यानपूर्वक कि कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। ठीक है, कैसा कैसा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ऐसा पता चलेगा कि ऐसा हम लोगों को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोगों का ये फर्स्ट सिटिंग का है। ठीक है, अब जस्ट ये जो ख़त्म होगा उसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिएगा, 1 to 48 यानी 48 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। इसी जो मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा था। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो होता है जीवाणु, वो जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर है आप लोग का स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा या फिर मुंह द्वारा। तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि जो अमीबा होता है आपका, जो ये आप लोगों का अमीबा होता है, ऐसे ऐसे करके उसका आकार रहता है। ठीक है, बीच में केंद्रक रहता है। तो सपोज दैट यहाँ पर कुछ इसका ये जो भोजन है इसको ग्रहण करने के लिए ये क्या करता है कि धीरे धीरे करके अपना आकार इस टाइप का करता है कि उसको अपने केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास करता है। ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे करके ये जो होगा अमीबा के अंदर ये जो होगा मतलब धीरे धीरे अंदर मिलाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है इसका चारों तरफ का ये जो आवरण है, ठीक है, ये जो चारों तरफ ये आप देख रहे हैं इसको कूटपाद बोलते हैं। तो इसी के द्वारा ये जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या मानेंगे? आंसर जो है इसका हम लोग करेक्ट होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसका जीभ तो नहीं होता, ये तो ऐसे ही काट देंगे, मुंह भी काट देंगे, और इन दोनों में आप लोग का कंफ्यूजन होगा जो कि यहाँ से दूर हो चुका है। कूटपाद द्वारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें वसा का भी कुछ अंश होता है। तो कौन सा एंजाइम जो हो है उसका वसा को यानी पचाने का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सी करेक्ट होगा। ठीक है, लाइपेज जो होता है एंजाइम वो वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? यानी जो होता है हम लोग का श्वसन एक वायु की उपस्थिति में, एक वायु की अनुपस्थिति में। तो जाहिर सी बात है जैसे कि हम लोग हवा वायु का उपस्थिति में लेंगे तो क्या होगा कि हम लोग का ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वायवीय श्वसन में जो होता है ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मछली का श्वसनांग क्या है? यानी मछली अपना किस चीज़ से सांस लेती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा या फिर फेफड़ा। तो सभी लोगों का याद होगा यहाँ पर मछली जो है अपना गिल्स से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी जो अब का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, यानी अब का जो आवर्त सारणी है तो उसमें जो है गुण धर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? ठीक है, तो जो अब का जो ये जो आपका आवर्त सारणी है उसका जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान,
परमाणु संख्या, परमाणु आकार या फिर घनत्व के अनुसार, ठीक है। तो जो आज के डेट का जो आप लोगों का आवर्त सारणी है वो आपका परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। जो प्रायोरिटी टेबल ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर आवर्त, समूह, कोष या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या उसको बोलते हैं। देखिए आवर्त सारणी जो आप लोगों का होता है, आवर्त सारणी आप लोगों का जो होता है, देखिए यहाँ पर एक होता है इसका जो क्षैतिज कतार, यानी कि जो आप लोग का एक ऐसे है, ठीक है, ये जो है आपका क्षैतिज है, ठीक है। और ये देखिए, और ये जो है आपका, और ये जो होगा आपका, ये जो सीधा सीधा है, ये जो है आपका उदग्र, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोगों का पूछ रहा है कि क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं। तो क्षैतिज कतार ये जो है आप लोगों का ऐसे वाला, ये जो है इसको आवर्त बोलते हैं, और ये जो ऐसे होता है उदग्र, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बोलते हैं। तो क्षैतिज कतार की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की ओर। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो लोहे को आप लोग जंग यानी कि उसमें से बचाने के लिए आप क्या क्या विधि अपना सकते हैं। तो ग्रीस का यूज करेंगे हम लोग तो भी क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। पेंट कर देते हैं तो भी जंग नहीं लगेगा, जिंक यानी जस्तीकरण कर देते हैं तो भी जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर होगा जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर एल्युमिनियम है, ये आपका सोडियम, मैग्नीशियम और फिर कॉपर। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। वैसे देख लीजिए यहाँ पर जो है आप लोगों का ये प्रायोरिटी टेबल है, इसमें जो ये फर्स्ट आपका ये जो है ना स्तंभ, इसमें का जितना भी है इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम, ये जो है चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो आ रहा है आपका सोडियम, सोडियम आप यहाँ पर देख सकते हैं ए ने दिया हुआ है, तो इसमें का सभी को काट सकते हैं, तो सोडियम यहाँ पर है ऑप्शन में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इसी को पूछता है, कुछ दूसरा नहीं पूछता है, तो इसको याद रख लेना है कि सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी चूना का जो पानी है उसको दूधिया कलर का कौन सा गैस कर देता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लोरीन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, तो देखते हैं हम लोग। इसका जो आंसर होगा करेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, पानी चूने का दूधिया हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर चूना का पानी है उसको आप मुंह से फूंकते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, उससे रंग जो होता है दूधिया हो जाता है। तो CO2 यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है आपका कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके में पाया जाता है। तो जितना भी अम्ल का होगा आप लोगों का सीरीज, उसको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से यही पता चलता है कि क्या क्या पूछ रहा है, उसका जो होता है सीरीज उसका सब हम लोग याद कर लेंगे। जैसे आप लोगों का ये अम्ल से पूछ दिया तो अम्ल के बारे में टोटल आप लोग याद कर लीजिए कि किसमें क्या अम्ल पाया जाता है, किसमें क्या नहीं। ऑप्शन यहाँ पर है टमाटर, संतरा, सिरका या फिर इमली। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो टार्टेरिक एसिड जो होता है आप लोगों का इमली में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है, इमली में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 11। दिया गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं CaSO4 × ½ H2O, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × 2 H2O, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है CaSO4 × 10 H2O। इनमें से कोई नहीं, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा।
तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 2H2O। इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। किसका भाई? तो जिप्सम का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का जो अभिक्रिया होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दिया गया आपका कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन आप लोगों का ओम, ओम मीटर, वोल्ट मीटर या फिर ओम मीटर। कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? ठीक है, यहाँ पर ओम प्रति मीटर है। ठीक है, ये आपका ओम प्रति मीटर है, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी, यानी ओम मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सही होगा भाई? तो ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम या फिर रबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा? चांदी, यानी करंट जो होगा चांदी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यानी कि विद्युत हो या फिर ऊष्मा भी पूछे, ऊष्मा का अच्छा चालक सबसे क्या होगा? चांदी। चांदी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। दिया गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे, ओर्स्टेड, एम्पियर, बोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का बी करेक्ट होगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ओर्स्टेड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं, 16 नंबर। दिया गया कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर जो है वो किससे किसमें किसी ऊर्जा का परिवर्तन करता है, उसको हम लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो मोटर जो है आप लोग का मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे हम लोग का घर का क्या जी, कोई पंखा हो गया, पंखा में किस लिए का मोटर का यूज करते हैं? तो आप लोग बिजली वहाँ पर देते हैं तो इससे जो है घूमने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? यानी जो धातु किसी चीज से अभिक्रियाशील करता है तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, एल्युमिनियम, जिंक, ये क्या है? आयरन हो गया आपका, ये मैग्नीशियम। तो कौन यहाँ पर आंसर जो होगा करेक्ट होगा? तो सबसे कम अभिक्रियाशील करने वाला जो है आप लोग का धातु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी लोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए 6, 8, 9 या फिर 11। तो इससे हम लोग का ये ध्यान में रखना है कि ये जो परमाणु संख्या है इसको आप लोग को याद कर लेना है। कम से कम एक से आप लोगों का 30 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, तो उसमें से आप लोगों का जो है इसमें क्वेश्चन में लड़ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कार्बन का पूछा है, यानी सी कितने नंबर पर आता है? तो सी 6 नंबर पर आता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो गया? 6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। यानी आप लोग का जो होता है ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया गया है एल्केन होगा कि एल्कीन होगा कि या फिर एल्काइन होगा। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं जैसे कि 3 प्रकार का होता है, ये एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। CnH2n+2 आपका एल्केन हो गया, CnH2n क्या हो गया? एल्कीन हो गया, CnH2n-2 एल्काइन हो गया। तो हम लोग को बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? त्रिआबंध पूछ रहा है, तो इससे भी पकड़ सकते हैं। ये क्या एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, देखिएगा यहाँ पर एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। और फिर एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि ये जो होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग आगे, जैसे इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा, ये तो प्रीवियस ईयर है, जब ऑब्जेक्टिव इसका स्टार्ट होगा तो चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है इस बुक में, तो उसमें हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है, उसको याद कराने को बताएंगे भी कि इसको याद कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन पक्का है कि आएगा। तो हम लोग आगे की ओर उसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिया गया है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। देखिए क्रियाशील समूह से पूछ गया है फंक्शनल ग्रुप से, तो फंक्शनल ग्रुप का जितना भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, तो वो जितना भी है कम से कम 7 या 8 है, उसको याद कर लेना है। याद हो जाएगा, काम खत्म। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये फिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है एथेनॉल, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एथेनॉल। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ये है आपका OH, ठीक है, CH, COOH या फिर CO कीटोन। तो इसमें से कौन आंसर सही होगा। तो ऑप्शन है आप लोग का अल्कोहल का पूछ रहा है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल यानी फिर, तो ये जो होगा आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगल बॉन्ड OH होगा, ठीक है। एथेनॉल का क्या होगा क्रियाशील मूलक, सिंगल बॉन्ड OH। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए दिया है आपका कि स्टोमेटा कि खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालन नलिकाएं या फिर मूलरूप। कौन यहाँ पर आंसर जो होगा आपका करेक्ट होगा। दिमाग में इसको सोचिए, विचार डालिए, कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ए, द्वार कोशिकाएं। जो स्टोमेटा होता है पेड़ पौधे का पत्तियां में, जो कि सांस लेने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर, जब वो खुलेगा और बंद होगा उसकी क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका उसको नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन ब्रिक की रचनात्मक इकाई की और क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, ठीक है। देखो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या फिर निलय। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, या फिर नारंगी, ये क्या, ये न्यूरॉन होगा कि नेफ्रॉन होगा, ठीक है। अगर पूछ देता है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की अगर पूछता है तो क्या होगा इसका आंसर, न्यूरॉन, ठीक है, क्या होगा इसका, न्यूरॉन। अगर ये पूछ रहा है ब्रिक की, ये किसका पूछ रहा है, ब्रिक की, तो ब्रिक का पूछ रहा है तो ब्रिक का क्या होगा, नेफ्रॉन। इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ब्रिक का क्रियात्मक इकाई पूछेगा तो नेफ्रॉन, और ये क्या जी, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई पूछेगा तो न्यूरॉन। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। ब्रिक, रक्त, श्वेत ग्रंथि या फिर अग्नाशय। कौन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसका जो होगा मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होगा, ब्रिक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर, ब्रिक आंसर सही होगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया गया आपका कि एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस या फिर इनमें से सभी। कौन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर एंड्रोजन जो है आपका नर लिंग हार्मोन है, ठीक है, नर का ये जो हार्मोन है एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 दिया गया आपका कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग बताएंगे कि उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, बिल्कुल ईजी तरीका, एक बार समझ लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उपचयन जो है आप लोगों का क्या दर्शाता है, ऑक्सीकरण को, और अपचयन जो है वो अवकरण को दर्शाता है। तो उपचयन जो है इसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण, और उसी का दूसरा नाम क्या है, अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है। देखिए पीएच स्केल से क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग पीएच स्केल का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग ध्यान में रखिए। पीएच स्केल आप लोग को माइंड में क्या जी छपना चाहिए कि कैसा होता है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या फिर ये क्या जी 14। कौन यहाँ पर आंसर सही होगा, अम्ल। तो हम लोग पीएच स्केल की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़कों को याद भी होगा। पीएच स्केल की बात करते हैं तो ये आपका देखिए
देखिए पीएच स्केल की बात करते हैं तो ये जो आपका आपका होता है पीएच स्केल, यहाँ पर क्या होता है 7, और 7 से इधर क्या हो जाता है जी आपका 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, मतलब इधर आएगा, और इधर क्या होगा 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो ये जो मान है 7 का, इस पर क्या होता है उदासीन, न तो अम्ल न तो क्षार, और इधर जाइएगा तो क्या होता है अम्लीयता बढ़ता है। ठीक है, अम्लीयता बढ़ता है, और इधर जाइएगा तो क्या होता है क्षारीयता बढ़ता है। ठीक है, क्षारीयता बढ़ता है, समझ जाइएगा। तो इसी से हम लोग समझ रहे हैं, ये जो है आप लोगों का माइंड में रखना होगा कि कैसे क्या होता है। देखिए, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। धोने की सोडा का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चनों का हम लोग ट्रिक भी पढ़ेंगे जिसको एक ही बार में सेट कर जाए माइंड में। ऑप्शन देखिएगा, दिया गया है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 2H2O Na2CO3 इंटू 10H2O Na2CO3 इंटू 5H2O। तो कौन यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। देखिए बोल रहा है, हम बता रहे हैं कि आप लोगों का समझ में आ जाएगा। धोने की सोडा, ठीक है, धोने की सोडा की बात किया जा रहा है, तो Na2 जिसमें 10H2O लगा रहेगा, Na2CO3 में 10H2O, वही आप लोगों का धोने का सोडा होगा। ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा Na2CO3 के साथ 10H2O, उसको आप लोगों को सही मार देना है, वही होगा धोवन सोडा, धोने वाला सोडा। बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिनमें जिनका कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। ठीक है, यानी जो मधुमक्खी का डंक में जो कौन सा अम्ल होता है उसको आप लोगों को बताना है, मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन सा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। तो 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल इसके डंक में होगा, मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होगा, तो मेथेनोइक अम्ल है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथ से एंड्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट होगा। 31 देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, विखंडन द्वारा इसका जो होता है जनन होता है, यानी अमीबा धीरे धीरे करके टूट करके दो भागों में विभक्त होता है और दोनों अमीबा नया तैयार हो जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पर सी करेक्ट होगा, अंडाशय जो होगा वो फल में बदल जाता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है भाई, यू बाई भी, यू भी, यू प्लस भी, भी बटा यू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो होगा सही होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आवर्धन यानी m इज इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो कौन दर्शा रहा है, भी प्रतिबिंब को बोलते हैं और u बोलते हैं, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं। तो कौन यहाँ पर क्या होगा, भी बाई यू, एम बराबर क्या होता है भी बाई यू, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भी बटा यू, एम इज इक्वल टू, याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। आंख का रंगीन भाग कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, कार्निया, रेटिना, परितारिका या फिर पुतली। तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर एक करेक्ट होगा, आंख का जो होता है रंगीन भाग कार्निया कहलाता है। ठीक है, एक और भी जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, नहीं होता है नेत्र दान किया जाता है, तो आंख का जो होता है कार्निया ही किसी चीज को, किसी आदमी किसी व्यक्ति को दान करता है। ठीक है, कार्निया ही दूसरे को दान करता है। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी
किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रकीर्णन होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा आप लोगों का बी करेक्ट होगा, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा वायुमंडल में। ठीक है, तो इसीलिए तो हमारे जो होता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्योंकि नीला रंग जो होता है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है और पूरे आकाश में फैल जाता है, तो आकाश हम लोग का नीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, कभी क्या होता है प्रकाश, ये क्या होता है, सूर्य का जो सूर्योदय है उससे 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिखाई देने लगता है, किस कारण होता है? परावर्तन, वायुमंडल अपवर्तन, प्रकीर्णन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। कौन यहाँ पर आंसर जो होगा करेक्ट होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। जितना भी आप लोग को लगे कि ये हो ही नहीं सकता है, मतलब झूठा टाइप का, वो जितना भी कार्य होता है अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग अपवर्तन मार सकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा ये जो होता है घटना हम लोग को दिखाई पड़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जैसे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। ठीक है, तो कौन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का डी करेक्ट होगा, ऊपरीमुखी। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, या फिर 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है। तो हम लोग को इसका ऑप्शन करेक्ट बताना है, कौन यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग का जो भी घर में विद्युत आपूर्ति होता है, पहला बात कि ये तो ये कभी प्रतिवर्ती धारा होता है, एसी करंट होता है, तो हम लोग जितना भी दिष्ट धारा होगा उसको हम लोग काट के हटा सकते हैं। ए यहाँ पर नहीं होगा, बी यहाँ पर नहीं होगा। अब देखते हैं सी और डी में 220 वोल्ट आता है या फिर 12 वोल्ट आता है, तो किसी भी आप उपकरण देख सकते हैं, जितना भी घर में आप लोग का यूज हो रहा होगा मैक्सिमम 220 वोल्ट उस पर लिखा रहता है। ठीक है, यानी 220 वोल्ट हम लोग का जो होता है घर में आपूर्ति होता है विद्युत करंट का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 39 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घर में जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ठीक है, यानी जो सौर तापक ये उपकरण है, इससे हम लोग जो गर्म जल प्राप्त करते हैं, तो कब इसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सौर जल तापक की बात किया जा रहा है, यानी कि सूर्य का उष्मा या प्रकाश होगा, उसी से हम लोग का काम ये बनेगा। तो धूप वाले दिन में जो होगा वो तो काम करवे करेगा। ठीक है, गर्म दिन है, यानी कि धूप है, बात वही स्पष्ट करता है, तो इसमें भी होगा। बादलों वाले दिन, तो इसमें जो होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादले वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, या फिर जैव ऊर्जा। ठीक है, जैव मात्रा, यहाँ पर कौन आंसर होगा? ठीक है, तो ऊर्जा का व्युत्पन्न, यानी ये जो हम लोग ये भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा होता है, जैव मात्रा, ये सब इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा पवन ऊर्जा करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो है ऊर्जा, इस ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। 41 क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। इसमें कौन आंसर करेक्ट होगा? देखिए, तो बात करते हैं सीधा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो सीधा प्रतीत हो रहा है, तो अवतल में क्या होता है कि आप लोगों का उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, उत्तल में भी वही दोनों कंडीशन होता है। समतल में क्या होता है कि जैसा आप वस्तु को रखते हैं सीधा, तो ये सीधा ही प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समतल। ठीक है, इसी में सीधा प्रतीत होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अवतल, उत्तल, समतल, या फिर समतल और उत्तल दोनों। ठीक है, तो कौन यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा? बात करते हैं कार की अग्रदीप, यानी कि हेडलाइट। ठीक है,
कार की हेडलाइट की बात करते हैं हम लोग, तो कार की हेडलाइट जो होता है, जैसे कि ये जिसमें लाइट रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हेडलाइट में यहाँ पर बल्ब हो गया, इधर से क्या होता है, कलर किया रहता है, ठीक है, और ये आपका शीशा हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका दर्पण, कौन सा दर्पण है, इसमें से ये लाइट देगा, ठीक है। तो ये दर्पण जो होगा इधर से पेंट किया गया है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। हेडलाइट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु का, बर्फ का, कांच का या फिर हीरा का, ठीक है। कौन सा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। तो अपवर्तनांक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक याद रखिएगा कि हीरा का होता है, ठीक है, डायमंड का। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस क्या करता है, देखिए यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस क्या होता है कि जो प्रकाश उधर से जितना भी आ रहा है, ठीक है, इसको एक जगह प्रकाश को कौन केंद्रित कर देता है, उसको अभिसारी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रकाश आता है, ठीक है, और इसको कौन चीज है जो कि इसको फैला देता है, पूरा और फैला देगा, ठीक है। तो ये एक जगह केंद्रित करते हैं, इसको हम लोग अभिसारी बोलेंगे, और ये फैला देगा इसको क्या बोलेंगे, अपसारी। तो केंद्रित करने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। देखते होंगे आप लोगों का जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है उसमें एक लेंस पड़ा रहता है, सूर्य के प्रकाश में कीजिएगा तो एक जगह वो केंद्रित करेगा, ठीक है। तो यही है जो आपका अभिसारी है, अभिसारी लेंस, ठीक है, एक जगह जो केंद्रित करेगा, यानी कौन सा वो लेंस होगा, उत्तल, उभरा रहता है, देखते होंगे, वो जो होगा आपका अभिसारी लेंस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है, केंचुआ, मेढक, मछली या फिर कछुआ, कौन यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केंचुआ जो है आपका उभयलिंगी है। 46 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के किस पौधे को चुना है, मेंडल जो प्रयोग कर रहा था उसमें किस पौधे का चयन किया था, उस पर प्रयोग किया था, उसको आप लोग को बताना है, आम, गुलाब, गेहूं या फिर मटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, मटर के पौधों का उसने चयन किया था। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स, कौन अवशेषी अंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग है। 48 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन जो हुआ था किस चीज से संबंधित है आपका, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण। तो चिपको आंदोलन इसलिए किया गया था कि लोग पेड़ों को काट रहे थे, तो लोग क्या करते थे कि पेड़ को ही अपने आगोश में ले लेते थे, बोलते थे कि पेड़ को नहीं हमें ही काट दीजिए। तो ये जो होता था वनों की बचाव के लिए आंदोलन स्टार्ट किया गया था आपका चिपको आंदोलन, ठीक है, यानी वन का बचाव के लिए किया गया था, यानी कि वन का क्या भाई, वन का संरक्षण के लिए किया गया था, बचाव बोलिए या फिर वन का संरक्षण बोलिए, आप लोगों का वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वन के संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो होता है प्रीवियस ईयर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का सेकंड शिफ्ट का जो होगा बच गया है, उसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्लास में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो हम लोग आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। हमारे चैनल से बहुत सारे लड़कों को जुड़िए यहाँ पर 10th क्लास के लिए, और वीडियो जो क्लास अच्छी लगेगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जो साथी चैनल पर नया आए होंगे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए ये सेकंड शिफ्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।